हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @ पर्सनल टैक्स। आपका स्वागत है हमारे टैक्स ऑडिट की प्लेलिस्ट में। आज ये प्लेलिस्ट की 6th वीडियो है जिसमें हम क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस कर रहे हैं टैक्स ऑडिट के फॉर्म 3CD का। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज 20 और 21 डिस्कस करेंगे। ये क्लॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लॉज में अलाउंस डिस अलाउंसेस की बात की जाती है। सेक्शन 40A 40A3 सारे सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन जिनमें डिस अलाउंसेस किए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उनके बारे में डिस्कशन होगा इन क्लॉसेस में। तो सबसे पहला है क्लॉज 20 का पार्ट ए। तो पार्ट ए कहता है कोई भी पैसा जो आपने अपने एम्प्लॉय को एज अ बोनस और कमीशन दिया, अगर वो पैसा बोनस और कमीशन के फॉर्म में ही देना था तो ठीक है, उसका आपको एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपको वो देना था प्रॉफिट शेयरिंग के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, जो कि नॉर्मली जाता है शेयर होल्डर्स को, लेकिन आपने उसे बोनस या कमीशन के नाम से दे दिया तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो कहते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एम्प्लॉय ने परफॉर्मेंस बोनस लिया है फॉर अचीविंग सेल्स टारगेट, एक्सपेंस अलाउड है। लेकिन अगर शेयर होल्डर डायरेक्टर को कमीशन दिया गया है इंस्टीड ऑफ डिविडेंड, उसका डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो कहते हैं कोई भी हिडन डिविडेंड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्लॉज 20 का पार्ट बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसमें कहते हैं डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयज फॉर वेरियस फंड्स। तो यानी कि आपने एम्प्लॉय की सैलरी से पैसा काटा और अपने पास रखा और उसको आगे सरकार को जमा नहीं कराया, आपको जमा कराना था, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो कहते हैं एम्प्लॉयर कलेक्ट्स मनी फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी, PF, ESI, and are supposed to deposit it to the respective fund. These amounts must be deposited within the due date mentioned in the respective law. अगर ये डिपॉजिट लेट होता है, it becomes disallowance under income tax act। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि भाई आपको ऐसे टेबल बना करके डिटेल देनी है। नेचर ऑफ फंड क्या था, जो पैसा मिला उसकी ड्यू डेट क्या थी, एक्चुअल अमाउंट कितना जमा किया और एक्चुअल डेट कब जमा किया। अगर ड्यू डेट और एक्चुअल डेट में डिफरेंस होगा तो आपको उस खर्चे का अलाउंस नहीं मिलेगा। Clause 21A. This clause tells the tax auditor to report certain type of expenses that a business has recorded in its books. Some of these expenses may not be allowed as deduction when calculating taxable income. तो ऑडिटर को चेक करना है, वेरीफाई करना है, रिपोर्ट करना है उनको फॉर्म 3CD में। तो इसमें बहुत सारे तरीके के एक्सपेंडिचर कवर्ड है। पहला एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि बड़ा खर्चा जो वैसे तो कैपिटलाइज करना था, जैसे कि कोई असेट खरीदा, कोई बेनिफिट खरीदा, प्लांट मशीनरी, पेटेंट, गुडविल, तो वो अगर आपको कैपिटलाइज करना था तो आप उसका डिडक्शन स्ट्रेट अवे नहीं ले सकते। तो इसके लिए टेस्ट क्या है ऑडिटर के लिए कि कैसे वो चेक करे कि भाई खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू। तो सबसे पहले देखिए कि उस खर्चे से कोई असेट या लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो नहीं आया है। इज इट रिलेटेड टू अ फिक्स्ड कैपिटल? Does it form the base framework of business? Is it for buying an intangible asset? Even if the receiver treats it as capital receipt, it does not automatically means the payer's expenses capital। तो यानी कि जिसको पैसा मिला है उसके ट्रीटमेंट से हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि खर्चा कैपिटल है या नहीं। हमें ये 4 टेस्ट चेक करने होंगे ये देखने के लिए कि खर्चा कैपिटल है या नहीं। पर्सनल एक्सपेंसेस, तो पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं अलाउड है। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन पर्सनल एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालता है तो उनका डिसअलाउंस किया जाएगा, जैसे कि खुद की फैमिली का ट्रैवल एक्सपेंस, पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल, बर्थडे पार्टी का खर्चा। तो ऑडिटर को वो चेक करना है। एडवर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी पब्लिकेशन, एनी एक्सपेंसेस ऑन एड्स इन सोविनियर, ब्रोशर, पैम्फलेट्स पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अलाउड। तो जैसे कि गिविंग एन एड इन ए पॉलिटिकल पार्टीज मैगजीन इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। तो उस खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐड देते हैं किसी ट्रेड यूनियन मैगजीन में विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज ओके। Club expenses, expense on club membership, entrance fees, food services should be reported. If used for business, it may be allowed. If purely personal, it will be disallowed। तो कहते हैं जैसे कि कंपनी का कोई एनुअल मेंबरशिप फीस पे करती है जिम खाना क्लब की फॉर इट्स डायरेक्टर्स, इट्स नीड टू बी डिस्क्लोज्ड।
पेनल्टीज, फाइन्स, इलीगल पेमेंट्स। तो अगर ऐसा कुछ भी किया गया है, कोई लॉ तोड़ने के लिए कोई फाइन लगा है, पेनल्टी लगी है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। जीएसटी पेनल्टी, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ट्रैफिक फाइन, ब्राइब, हफ्ता, प्रोटेक्शन मनी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डिस्टिंक्शन करना है। जो पेमेंट किया है वो पेनल इन नेचर है, पीनल है, या कंपनसेटरी है। अगर कंपनसेटरी है तो उसका डिडक्शन मिलेगा, पीनल है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, डिडक्शन मिलेगा। पेनल्टी फॉर इवेडिंग टैक्स नहीं मिलेगा। तो ऑडिटर के लिए की पॉइंट क्या है, ऑडिटर डज नॉट हैव टू डिसाइड इफ द एक्सपेंस इज डिडक्टेबल और नॉट, ही हैज टू रिपोर्ट डिटेल्स ऑफ सच एक्सपेंसेस इफ दे आर चार्ज टू P&L। डिटेल शुड इंक्लूड नेचर, अमाउंट, रेलिवेंट लॉ। क्लॉज 21A क्या कहता है, वांट्स ऑडिटर टू रिपोर्ट इफ द बिजनेस हैज स्पेंट मनी ऑन कैपिटल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, पॉलिटिकल एड्स, क्लब फी, पेनल्टी, फाइन्स, इलीगल एक्सपेंसेस। सम में बी अलाउबल, सम नॉट, लेकिन ऑडिटर का जॉब ये है कि उनको अच्छे से डिस्क्लोज करा जाए। Clause 21B, amount not allowed under Section 40A. This clause tells auditor to report expenses that cannot be claimed as a business deduction because TDS rules were not followed or for some other reasons mentioned in Section 40A. तो जैसे कि पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, इफ यू पे अ नॉन रेसिडेंट एंड टीडीएस वाज नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन टाइम, दैट एक्सपेंस इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। इफ टीडीएस इज डिडक्टेड लेटर एंड पेड, डिडक्शन इज अलाउड इन दैट लेटर ईयर। Exception क्या है, if the payee has paid tax and filed return, then it is treated as a TDS done. Payment to residents, if you pay any sum to a resident and TDS was not deducted or deducted but not deposited before the due date of filing return of income, तो उस खर्चे का 30% डिसअलाउ हो जाता है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड रेट इसमें 30% का इनकम के हिसाब से मान करके चलते हैं। और 30% का डिडक्शन कब मिलेगा, जिस साल में आप उसका टीडीएस जमा कराएंगे। If the payee has paid tax and filed return, um, then no disallowance. वेल्थ टैक्स का डिडक्शन पर बेसिकली, लेकिन वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो चुका है तो अब उसके डिडक्शन की बात नहीं करेंगे। Royalty, fees to state government by state undertaking, any fee, royalty, license fees, service charges paid by state government undertaking to the state government is not allowed as a deduction. Salary payment outside India or to non-resident, if salary paid outside India or to a non-resident in TDS is not deducted paid, it will be disallowed. Payment to employee funds, if payment is made to PF or other employee welfare funds but no proper TDS arrangement is made for taxable amount, deduction is not allowed. टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन परक्यूजिट्स, अगर एम्प्लॉयर पे करता है इनकम टैक्स और नॉन कैश बेनिफिट्स परक्यूजिट्स क्योंकि एम्प्लॉयज को दी गए हैं, उस टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है। व्हाट ऑडिटर हैव टू डू, collect details of all payments where TDS was required to be deducted, check whether TDS was deducted and deposited on time, report करना है पेमेंट्स जहां पर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया गया है और पेमेंट जहां पर टीडीएस डिडक्ट किया है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया टाइम से। वेरीफाई करना है फॉर्म 26AS सर्टिफिकेट्स वेयर द असेसी क्लेम्स नो डिसअलाउंस। फॉर लार्ज डेटा एन ऑडिटर कैन यूज टेस्ट चेक बट मस्ट इंश्योर इंपॉर्टेंट केसेस आर कवर्ड। क्लॉज 21B क्या कहता है, इट it says the auditor needs to ensure businesses cannot claim expenses as deduction if they fail to deduct and deposit TDS properly or make certain restricted payments. Clause 21C, disallowance of payment to partners members. This clause deals with reporting amount not allowed as deduction when a firm AOP BOI pays interest, salary, bonus, commission or remuneration to its partners or members. Auditor has to report inadmissible amount of salary, commission, bonus, remuneration or interest paid to partners or members. कब अलाउड है ये, पेमेंट्स विल बी अलाउड ओनली इफ पेड टू अ वर्किंग पार्टनर, पेमेंट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, इट इज नॉट फॉर पीरियड बिफोर द पार्टनरशिप डीड साइंड। लिमिट्स क्या है, इनकम टैक्स एक्ट ने इसके लिए लिमिट डिसाइड कर रखी हैं, दीज लिमिट्स डिपेंड्स ऑन बुक प्रॉफिट्स। इफ पेमेंट एक्सीड्स अ लिमिट, एक्सीस इज डिसअलाउड। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स 12% तक अलाउड है, अगर आप ज्यादा पे करते हैं तो डिसअलाउड है। पेमेंट्स इन एओपी बीओआई, any interest remuneration paid by an AOP BOI to its members is not deductible, but if both sides have paid interest, only the net interest is disallowed. रोल ऑफ ऑडिटर क्या है, ऑडिटर मस्ट
Verify the deed agreement to check authorization. Auditor has to compute inadmissible portion and report it in the form 3CD table. Only the disallowed part has to be reported. जैसे कि फर्म का बुक प्रॉफिट 10 लाख है, मान लीजिए कि अलाउड रेम्यूनरेशन 7.5 लाख है, लेकिन फर्म 9 लाख पे करती है, तो 1.5 लाख का इनएडमिसिबल हो जाएगा और उसका डिसअलाउंस हो जाएगा। इंटरेस्ट 15% पे देती है, जबकि 12% अलाउड है, तो 3% डिसअलाउ हो जाएगा। दिस क्लॉज इज ऑल अबाउट ensuring payment to partners or members are within the legal limits. If not, excess is reported as disallowance by the auditor. क्लॉज 21D बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये कहता है डिसअलाउंस डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 40A3 40A3A। तो 40A3 क्या है? अगर बिजनेस पे करता है मोर देन 10,000 रुपीज इन अ डे टू अ पर्सन इन कैश, दैट एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है कैश पेमेंट्स को, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि पेमेंट इज मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरियज, ट्रक, लॉरी, तो कैश लिमिट 10,000 से बढ़ा करके 35,000 रुपए कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पर ट्रक्स वगैरह को आप पेमेंट करते हैं, उनको फर्दर आगे भी इसी तरह के पेमेंट्स करने होते हैं, तो इस केस में लिमिट को 10,000 से बढ़ा के 35,000 किया गया है। अलाउड मोड क्या है? जहां पर कोई डिसअलाउंस नहीं है, आप कितना भी पेमेंट करिए दिन में। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आधार पे एक्सेट्रा। क्लॉज 21D क्या कहता है? ये तो वही रिपीट हो गया, सॉरी। सपोज एन एक्सपेंस वाज अर्लियर अलाउड 40A3A में क्या कहते हैं, बट लेटर पेमेंट इज मेड इन कैश एक्सीडिंग 10,000 35,000। तो यानी कि आपको कोई एक्सपेंस आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया था, जैसे कि क्रेडिट परचेजेस का, लेकिन पेमेंट आपने बाद में उसका कैश में कर दिया, तो उस केस में जो कैश पेमेंट आप करेंगे दैट विल बी एडेड बैक टू द बिजनेस इनकम एंड विल बी टैक्स्ड। रूल 6DD में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जहां पर आपको 10,000 रुपए से ज्यादा से 10,000 से ज्यादा का भी कैश पेमेंट अगर आप करते हैं तो भी अलाउड है। तो क्या है? सबसे पहला, पेमेंट टू बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एलआईसी, गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। पेमेंट वेयर बैंकिंग इज नॉट अवेलेबल इन द विलेज और टाउन। आप किसी ऐसे शहर, किसी ऐसे गांव में हैं जहां पर बैंकिंग है ही नहीं, वैसे आज के टाइम में इस तरह का एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी ये लॉ में एग्जेम्पशन है। पेमेंट टू फार्मर्स, कल्टीवेटर्स एंड सर्टेन प्रोड्यूसर्स, पेमेंट फॉर कॉटेज इंडस्ट्रीज, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय टर्मिनल बेनिफिट्स, 50,000 रुपए तक का कैश में दे सकते हैं। Payments to agents are required to be paid in cash. Payment for foreign currency purchase by authorized dealer. ऑडिटर का रोल क्या है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करें, आइडेंटिफाई करें सारे कैश पेमेंट जो 10,000 या 35,000 रुपए से ज्यादा के हुए हैं, उनकी लिस्ट बनाएं, डेट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, अमाउंट पेड, नेम, पैन, आधार ऑफ पे अगर अवेलेबल है। चेक वेदर रूल 6DD एग्जेम्पशन अप्लाइज, अगर है तो ठीक है। रिपोर्ट करें इनएडमिसिबल पेमेंट फॉर्म 3CD में। द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इज वेरी हाई, तो वो असेसी से एक सर्टिफिकेट ले सकता है कंफर्मिंग दैट पेमेंट्स आर मेड थ्रू प्रॉपर मोड। मेंशन दिस रिलायंस इन हिज ऑडिट। सिंपल बात कहें तो कोई भी कैश पेमेंट 10,000 या 35,000 रुपए से ज्यादा का अलाउड नहीं है। इफ ऑलरेडी अलाउड अर्लियर एंड लेटर पेड इन कैश, इट विल बी एडेड बैक टू योर इनकम। सम जेन्युइन बिजनेस सिचुएशंस, रूल 6DD में जो है, अलाउ कैश पेमेंट्स बियॉन्ड दिस लिमिट। ऑडिटर मस्ट लिस्ट डाउन एंड रिपोर्ट सच केसेस इन फॉर्म 3CD। Clause 21E, provision for gratuity. A company can claim a deduction for gratuity only if payment is actually made during the year or contribution is made to an approved gratuity fund. Any other provision for gratuity, just booking an expense without actual payment or approved fund contribution, is not allowed. Auditor must check the approval order of the gratuity fund and verify compliance. 21F, employer's contribution to fund. Employer cannot claim deduction if they contribute money to any fund, trust, society, AOP, BOI, company, unless it is a recognized PF, approved superannuation fund, approved gratuity fund, notified pension scheme और contribution required by law. तो जैसे कि कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज वेलफेयर सोसाइटी, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि इसको किसी लॉ में भी रिक्वायरमेंट नहीं है और इसका कोई अप्रूव्ड बॉडी भी नहीं है। Auditor must check the nature of contribution, whether made as an employee, as employer or otherwise, and maintain working papers.
21G, contingent liabilities. Only contingent liabilities debited in P&L account are to be reported. Contingent liability क्या होता है? एक ऐसी obligation जो किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करती है, यानी कि जैसे कि आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो केस अगर आप हार जाएंगे तो आपको कोई पेमेंट करना पड़ेगा, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। जैसे प्रोविजन फॉर डिस्प्यूटेड क्लेम शोन एज एक्सपेंस बट मियर डिस्क्लोजर इज नॉट रिपोर्टेबल। ऑडिटर शुड रेफर इंड AS 37, AS 29 और ICDS 10 और द डेफिनेशन। क्लॉज 21H डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 14A। तो एक्सपेंडिचर अर्न incurred to earn exempt income is not deductible। तो यानी कि आपने कोई खर्चा किया किसी एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए, जैसे कि डिविडेंड, एग्रीकल्चरल इनकम, शेयर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि भाई जब आप इनकम पे तो टैक्स दे नहीं रहे, उसके रिलेटेड खर्चा कैसे अलाउ करा लोगे? तो वहां पर भी कहते हैं इवन इफ नो एग्जेम्प्ट इनकम इज रिसीव्ड इफ एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, सेक्शन 14A अप्लाइज। रूल 8D क्या कहता है? मेथड ऑफ डिसअलाउंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है, डिसअलाउ कर दो। 1% ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को भी डिसअलाउ करो। ऑडिटर शुड चेक assessees वर्किंग, रिलाई ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, इफ नॉट सेटिस्फाइड क्वालिफाई ओपिनियन। क्लॉज 21I, interest on capital borrowed. Normally, interest on business loan is allowed, but interest on loan taken for acquiring an asset is non-deductible until the asset is put to use. क्यों? क्योंकि उस डेट तक की इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं। लोन टेकिंग फॉर मशीनरी, इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ मशीनरी स्टार्ट्स ऑपरेटिंग नॉट अलाउड, आफ्टर पुट टू यूज अलाउड है। ऑडिटर मस्ट वेरीफाई ट्रीटमेंट एज पर बुक्स, ICAI स्टैंडर्ड्स, ICDS 9 बोरोइंग कॉस्ट। तो ये एक समरी है। 21E ग्रेचुटी प्रोविजन के बारे में बात करता है। 21F कंट्रीब्यूशन अलाउड ओनली इफ मेड टू एन अप्रूव फंड और रिक्वायर्ड बाय लॉ। 21G रिपोर्ट ओनली कंटिंजेंट लाइबिलिटीज चार्ज टू P&L। 21H एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम डिसअलाउड अंडर सेक्शन 14A। 21I सिर्फ उस दिन के बाद जब असेट पुट टू यूज हो जाएगा, उस दिन के बाद का इंटरेस्ट अलाउड है, उसके पहले का इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने क्लॉज 20 और 21A को डिटेल में डिस्कस किया। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। ये हमारी टैक्स ऑडिट की प्लेलिस्ट ऐसे ही चलती रहेगी और आज हमने लगभग 50% क्लॉजेस को कवर कर लिया है। टोटल 44 क्लॉजेस हैं, जिसमें से आज हमने 21 क्लॉजेस कवर कर लिए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हमने कवर किए हैं। तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। थैंक यू वेरी मच।